हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो इनहेरिटेंट डिजीज़ है, मतलब कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आने वाली पीढ़ी में वो हो सकता है। उसके अलावा देखें तो ये जो डिजीज़ है वो जेनेटिकल डिजीज़ है, मतलब कि यहाँ पे जीन में डिफेक्ट रहता है, जीन की म्यूटेशन हो जाती है। ओके, यहाँ पर क्या रहता है कि जो क्रोमोजोम 7 होता है वो जीन में यहाँ पे विकृति आ जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। तो उसकी वजह से सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस होता है यहाँ पर वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो पानी और नमक का जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी में नॉर्मली वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, श्लेष्मा प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा डाइजेस्टिव जूस जैसे कि पेंक्रियाटिक जूस है, इन सब को ले जाने वाली जो डक्ट है, पेंक्रियाटिक डक्ट है, वो यहाँ पर क्या रहता है कि वो नॉर्मली जो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं वो थीन होता है, पतला होता है। बट यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में डिफेक्टिव जीन की वजह से क्या रहता है कि वो जो सीक्रेशंस होते हैं, वो जो फ्लूइड वहाँ के सेल्स रिलीज करते हैं, वो चिपचिपे, स्टिकी और गाढ़े होते हैं। तो उसकी वजह से वो वहाँ पे चिपक जाते हैं और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ पे रुकावट कर देते हैं। ओके, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो सिम्टम है वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो जो फ्लूइड है वो कहाँ पे रुकावट करते हैं। ओके, जैसे अगर अगर वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा श्वसन तंत्र है, उसमें अगर ब्लॉकेज करते हैं, उसकी नलियों में ब्लॉकेज करते हैं, तो उसकी वजह से ये सब सिम्टम देखने को मिलेगा, जहाँ पर बार बार लंग इन्फेक्शंस होना। उसके अलावा देखें तो थिक म्यूकस और गाढ़ा थूक निकलना। ओके, जो स्पुटम होता है वो गाढ़ा निकलता है। उसके अलावा खून, थूक में खून निकलना जिसको बोलते हैं हिमोप्टिसिस। ओके, उसके अलावा बार बार कफ निकलना। ओके, और जो कफ है वो म्यूकोपुरुलेंट, मतलब कि ऐसे जो मवाद होता है, पस होता है, वैसा निकलना। ओके, उसके अलावा देखें तो यहाँ पे क्या रहता है कि नाक का जो रास्ता होता है, नेजल पैसेज होता है, वो सूज जाता है। ओके, उसके अलावा देखें तो आप में विजिंग साउंड, ओके, जो विसल्स होती है वैसा साउंड आना, ओके, आपके लंग से। उसके अलावा रिकरेंट साइनोसाइटिस होना। नाउ यहाँ पे साइनस क्या होते हैं, तो साइनस ऐसे हमारे जो स्कल है, हमारा स्कल है और फेस है, उसके बीच के ऐसे एयर शेक होते हैं। ओके, हवा के लिए ऐसी छोटे छोटे स्पेस होती है जिनको बोलते हैं साइनस, और उनमें जब इन्फेक्शन लगता है तो उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। ओके, तो यहाँ पे साइनोसाइटिस बार बार देखने को मिल सकता है। ओके, उसके अलावा देखें तो क्लबिंग ऑफ नेल्स देखने को मिल सकता है, कुछ इस तरह के नेल्स आप में देखने को मिलता है। और ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये आपके लंग्स में जो पस भर गया है इसको इंडिकेट करता है, आपके लंग्स में इन्फेक्शन है ये इंडिकेट करता है। ओके, उसके अलावा देखें तो और रेस्पिरेटरी सिम्टम में है न्यूमोथोरैक्स रह सकता है आप में। तो न्यूमोथोरैक्स क्या है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कोर पल्मोनाले एक मेडिकल टर्म है, उसमें क्या रहता है, तो उसमें हमारा जो हार्ट है, हृदय है, उसका जो राइट साइड का नीचे का हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल, तो उसमें इन्लार्जमेंट हो जाता है। तो उसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलर भी रह सकता है। ओके, उसके अलावा देखें तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलर भी रह सकता है। तो ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं जब जो म्यूकस है, ओके, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन बन जाती है, जब रेस्पिरेटरी के वो जो नलियाँ होती है उसको ब्लॉकेज करती है, तो उसकी वजह से। उसके अलावा अगर देखें तो ये और भी ऑर्गन्स है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अलावा देखें तो लीवर, उसके अलावा देखें तो पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, इन सब को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो उसमें क्या रहता है, अगर वो लीवर की नलियाँ है उनको ब्लॉकेज करेगा तो उसकी वजह से लीवर सिरोसिस रहता है। उसके अलावा देखें तो जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज की नलियों को ब्लॉकेज करेगा तो उसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस रह सकता है। और यहाँ पे क्या रहता है कि जो इंटेस्टाइन होता है उसमें ज़्यादातर देखें तो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन रहता है। ओके, ज़्यादातर यहाँ पे इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या रहता है कि वो जब फर्स्ट टाइम जो स्टूल है उसको निकालता है, और उस स्टूल को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीकोनियम। ओके, तो वो जो स्टूल है, ओके, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का अगर उसको होगा तो वो काफ़ी थिक होगा। ओके, और उसकी वजह से उसका जो आंत है वहाँ पे वो ब्लॉकेज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है वो ज़्यादातर न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलेगा जब उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन होगी। तो
उसके अलावा देखें तो जो पैंक्रियाज होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो उसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस और भी सिम्टम हैं, जैसे कि जो पैंक्रियाज की नलिया है, ओके, वो वहाँ पे क्या करती है, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, हमने डिस्कस किए थे आगे की वीडियो में, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली नली है, इसको बोलते हैं हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। तो अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जो पैंक्रियाटिक जूस है, जो डाइजेस्टिव जूस है, वो छोटी आंत में जाने के बजाय यहाँ पे रुक जाता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है, जैसे कि फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, तो वो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ओके। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि अगर फैट का डाइजेशन नहीं होता तो उसकी वजह से जो फैट जो है वो सीधा स्टूल में निकल जाता है, तो उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं स्टैटोरिया। यहाँ पे म्यूकस जो है वो स्टूल में देखने को मिलेगा, ओके। तो चिपचिपा स्टूल देखने को मिलेगा, ओके। उसके अलावा देखें तो जो स्टूल है वो फॉल स्मेलिंग होगा, काफ़ी गंदी स्मेल आएगी उसकी। उसके अलावा वेट लॉस होगा पेशेंट में। उसके अलावा यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, ओके, ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ रहता है। तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसका काफ़ी समय का कब्ज़ होता है, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे स्टूल के टाइम वो स्ट्रेन करता है, दबाव डालता है ज़्यादा, तो उसकी वजह से उसका जो रेक्टल एरिया है, ओके, उसका रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है, ओके। उसका जो स्किन है, अंदर का स्किन है, एनस के पार्ट वाला अंदर का स्किन है, वो बाहरी और देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स, ओके। आगे और भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि गोल ब्लेडर जो होता है उसमें कोलेस्टेरॉल स्टोन बन जाता है, ओके। उसके अलावा देखें तो जीआईटी मैलिग्नेंसी देखने को मिल सकती है, मतलब कि जो हमारा खाना पचाने वाला तंत्र है उसमें कैंसर की कंडीशन बन सकती है। और यहाँ पे और भी कंडीशन है, जैसे कि पेप्टिक अल्सरेशन भी देखने को मिल सकता है, ओके। पेप्टिक अल्सरेशन मतलब क्या, तो पेप्टिक अल्सरेशन मतलब कि यहाँ पे क्या रहता है, जो हमारा स्टमक है, पेट का हिस्सा और जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है वहाँ पे छाले पड़ जाते हैं, ओके, तो उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सरेशन। उसके अलावा देखें तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर अगर मेल पेशेंट है तो उनमें क्या रहता है, उनमें वास डेफेंस जो होती है, जो सीमेन को ले जाने वाली नली होती है, और इपिडायडायमिस ये वाला हिस्सा, तो ये वाली नलियाँ यहाँ पे एब्सेंट होती है, ओके। यहाँ पे उनका पूरा ग्रोथ नहीं हुआ होता यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में, तो उनकी वजह से ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या रहता है, मेल पेशेंट में इनफर्टिलिटी रहती है, ओके, बांझपन रहता है, ओके। उसके अलावा फीमेल में क्या रहता है, फीमेल जो बच्चा है उसको कंसीव तो कर पाती है, ओके, बट यहाँ पे क्या रहता है, जैसे जैसे जो डिसीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, वो जैसे जैसे प्रोग्रेशन होता है उसका, जैसे जैसे बढ़ता है, तो वहाँ पे भी फीमेल में भी क्या रहता है, सेकेंडरी एमेनोरिया रहता है, मतलब कि यहाँ पे मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, ओके, डिसीज़ की वजह से हुआ तो उसके वजह से उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया, ओके। इसके अलावा देखें तो जॉइंट डिसीज़, जोड़ों के रोग भी हो सकते हैं आपको अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है तो। नाउ यहाँ पे हम कैसे डायग्नोज करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन को, तो यहाँ पे स्वेट टेस्ट करना होता है, ओके। स्वेट टेस्ट मतलब क्या कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके पर्टिकुलर हिस्से के ऊपर केमिकल लगा के वहाँ पे कितना स्वेट का सैंपल लेके फिर उसमें देखना होता है कि कितना उसमें नमक का प्रमाण है, जो सोडियम क्लोराइड होते हैं उनका लेवल कितना है उनमें, तो वो देखते हैं, ओके, तो उसको बोलते हैं स्वेट टेस्ट। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री को चेक करते हैं कि मतलब कि फैमिली में किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस पहले था या फिर नहीं, तो ये सब देखना होता है। उसके अलावा देखें तो आप यहाँ पे ब्लड डीएनए एनालिसिस करते हैं, ओके। तो ब्लड डीएनए एनालिसिस मतलब कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम 7 होता है उसमें डिफेक्ट रहता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। अगर मेल पेशेंट है और उसको जो वास डेफेंस है, इपिडायडायमिस है, वो एब्सेंट है, तो वहाँ पे भी उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ओके। उसके अलावा देखें तो पैंक्रियाज जो है उसमें से एक IRT इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन रिलीज होता है, ओके। अगर उसकी वैल्यू भी बड़ी है तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि यहाँ पे आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ओके। यहाँ पे आपको आगे और भी टेस्ट करवाने होते हैं, हमने आगे डिस्कस किया, जो DNA एनालिसिस टेस्ट है, फिर स्वेट टेस्ट है, तो वो सब टेस्ट आप करवा सकते हो, ओके ना। वो आगे यहाँ पे इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बट जैसे जैसे आपके सिम्टम हैं उस
हिसाब से आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। ओके, और अपनी लाइफ को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे ट्रीटमेंट का जो गोल रहता है उसमें जो लंग्स में इन्फेक्शन रहता है उसको कंट्रोल करना। ओके, उसके अलावा देखें तो जो म्यूकस है, जो म्यूकस बढ़ जाता है उसको रिलीज़ करना, रिमूव करना वहाँ से। ओके, उसके अलावा देखें तो इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ओके, छोटी आंत में रुकावट जो आ जाती है तो उसको रिमूव करना, वहाँ पे उसको ट्रीट करना। ये सब यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। उसके अलावा देखें तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन ले सकते हैं। उसके अलावा देखें तो जो कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसमें स्टूल सॉफ्टनर का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्टूल सॉफ्टनर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं हम यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस के कंडीशन में। थैंक यू।